इस लेक्चर में हम फॉरेस्ट राइट और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। और एक चीज़ और, ये यूपीएससी प्रीलिम और मेन के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप 5 साल के पेपर उठा के देखोगे पिछले यूपीएससी के प्रीलिम्स के, 5 सालों में 2 से 3 बार इस एक्ट से क्वेश्चन पूछा है। इस एक्ट से, सिर्फ इस एक्ट से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आगे। फॉरेस्ट राइट्स क्या है? फॉरेस्ट राइट्स है जंगलों में अधिकार, जो जंगलों में लोग रहते हैं उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, जो स्टूल ड्राइव होती हैं। तो ये डिटेल में डिस्कस करते हैं क्यों न्यूज़ में है और क्या क्या इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जॉइंटली एक सर्कुलर रिलीज किया है। सर्कुलर का मतलब कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ रूल नियम बताए हैं, जो कहा है कि स्टेट्स में जितने भी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होता है, जैसे आप आईएएस बन जाओगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रमोशन होने के बाद आप चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे। सबसे बड़ी पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी स्टेट में। और सेंट्रल लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, सबसे बड़ा आईएएस आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी हैं जो स्टेट्स के, उनको ये डायरेक्शन इशू करी हैं ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने कि भाई साहब जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, कौन सा, 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको लागू किया भी है, नहीं किया, कितना किया है, इसमें ये जारी किया है। मतलब इसका रिव्यू किया जाए इम्प्लीमेंटेशन का, किस एक्ट को लागू कैसे किया है, इसका एक तरह से रिव्यू किया जाए, मॉनिटर किया जाए कि कितना गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं इस एक्ट को लागू करने के लिए। तो एरियाज ऑफ कंसर्न है क्या, मतलब परेशानी के क्या क्या प्रॉब्लम है जो ये इशू किए हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखो इस एक्ट को पास हुए और फोर्स में आए हुए, केम इनटू फोर्स मतलब लागू हुए कई साल हो गए। 2006 में ये एक्ट बना था और आप देख लो कितने साल हो गए लगभग, इसे 2006 से लगभग 15 साल हो गए हैं इस एक्ट को पास हुए। लेकिन अभी भी जो फॉरेस्ट डवेलर है, डवेलर का मतलब है निवासी, और फॉरेस्ट आप जानते हो जंगल, जंगल में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं फॉरेस्ट डवेलर्स। जंगल के निवासी फॉरेस्ट डवेलर्स के जो अधिकार हैं अभी भी कंप्लीट करना बाकी हैं, येट टू बी कंप्लीटेड, अभी भी पूरा नहीं किया गया, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं। जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका सेक्शन 5 ये बोलता है कि ये डील करता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइज करने का कर्तव्य किसका है, ड्यूटी किसकी है। जैसे आपका प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इनको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है और कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब इसमें लिखा है सेक्शन 5 में। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं ये देखना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 क्लाउज 1 सब क्लाउज आई, ये एक्ट का फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, 2006 का, उसी का सेक्शन है। वो क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है राइट्स, अधिकार देता है, राइट्स टू प्रोटेक्ट, कंजर्व करने का अधिकार, राइट टू रीजनरेट, दोबारा से रीजनरेट, दोबारा से उगाने का अधिकार, किसको, फॉरेस्ट को, जंगलों की बात हो रही है, जंगलों का अधिकार, उन्हें संरक्षण करने का, रीजनरेट करने का, कंजर्व करने का, उन्हें बचाने का, मैनेज करने का, प्रबंध करने का, किसी भी कम्युनिटी को जो फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, टू मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो भी कम्युनिटी यूज करती है, समुदाय के लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, जो उन फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखते हैं, तो उनको मैनेज करने का अधिकार ये देता है सेक्शन 3 क्लाउज 1 सब क्लाउज आई। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या, पहले इस डायग्राम से हम समझेंगे ये वाले से, उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बनाया गया था और केम इनटू इफेक्ट हो गया था, मतलब लागू हो गया था 2008 से। तो ये लैंडमार्क जजमेंट समझा जा रहा था, मतलब लेजिस्लेशन समझा जा रहा था, कानून, जो कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था फॉरेस्ट ड्वेलर के साथ। हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्या है, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। अन्याय कैसा हुआ था, आप सबको पता है, अंग्रेजों ने राज किया था 200 साल, और 200 साल जब राज किया था जो जंगलों को भी ये अपने कब्जे में ले लिया था, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो जंगलों में निवासी रहते थे, उनके अधिकार छीन लिए थे। उनको ना तो ज़मीन थी उनके पास, जो ये कहते थे वो उगाना, इन्हें लैंड रेवेन्यू दे देना अंग्रेजों को। तो जो भी इनके साथ अन्याय होता, इन अन्याय को, इनजस्टिस को सही करना था, करेक्ट करना था इस फॉरेस्ट राइट एक्ट का काम। इसका मेन मकसद यही था कि सभी जो फॉरेस्ट डवेलर हैं उन्हें इंडिविजुअल राइट भी दिए जाएँ और विलेज राइट भी दिए जाएँ। जो मान लो गांव फॉरेस्ट एरिया के पास हैं उनको भी अधिकार दिया जाए, और उनको ये फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने का भी अधिकार दिया जाए, संरक्षण करने का उनको अधिकार इसलिए दिया जाए क्योंकि देखो बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे होते हैं जंगलों को भगवान की तरह पूजते हैं, गॉड की तरह, गॉड की तरह, ईश्वर की तरह पूजते हैं वो, उन्हें सैक्रेड कम्युनिटी, एक तरह से सैक्रेड मानते हैं, सैक्रेड का मतलब पवित्र मानते हैं, उन्हें पूजा करते हैं। तो वो कम्युनिटी कोई फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहती है तो ये अधिकार भी उन्हें दिया जाए। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या है, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट ये है कि इस एक्ट के अनुसार हर एक जो फॉरेस्ट ड्वेलर वहाँ पे रहता है उसको
4 हेक्टेयर की भूमि दिए जाए, मतलब 4 खेत दिए जाएं 4 हेक्टेयर के, और 2005 दिसंबर 13 2005 से जो पहले लोग वहाँ पे रह रहे हैं और फॉरेस्ट पे डिपेंड है उनको दिया जाए। और अगर कोई नॉन ट्राइबल है, अगर मान लो ट्राइबल नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आता और जंगलों में रह रहा है पिछले 75 सालों से, दिसंबर 2005 से पहले, 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 सालों से रह रहा है, या फिर उसकी 3 जनरेशन रह रही हैं, 3 जनरेशन वो बाप दादा से वो रहता आ रहा है वहाँ पे, तो उसको राइट दिए जाएंगे। एक है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। कम्युनिटी फॉरेस्ट वही है कि विलेज राइट या कम्युनिटी फॉरेस्ट के फॉरेस्ट को कंजर्व करना, और उन्हें कुछ ऐसे राइट दिए जाएंगे, राइट टू यूज़ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब है पशु चराना, कि वहाँ पे जंगलों में पशु चराने के लिए उन्हें ज़मीन दी जाए। वाटर बॉडीज़ जो हैं वहाँ पे पानी के कुछ तालाब टैंक वगैरह हैं उनको यूज करने का अधिकार, और उन्हें प्रोटेक्ट करने का अधिकार, रीजनरेट करने का अधिकार। तो ये सब अधिकार दिए गए थे। तो इन्हें एक एक करके हम समझेंगे सारा डिटेल में। ये बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट एक्ट है मेंस और प्रीलिम्स के लिए, ज़रूर आपको पूरा लिख लेना है, ये नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है, कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना है आपको। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ था 2006 में, अभी हमने पढ़ा ऊपर, और रिकॉग्नाइज करता था जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है, फॉरेस्ट के निवासी हैं जो, उनके अधिकारों को पहचान देता है ये। इसमें कई तरह के राइट दिए हैं। एक तो टाइटल राइट। टाइटल राइट का मतलब है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब आप सब जानते हो कि मालिकाना हक। जो फॉरेस्ट की लैंड है, ट्राइबल्स को, फॉरेस्ट ड्वेलर को एक तरह से मालिक बनाता है ये। जो 13 दिसंबर 2005 से पहले जो लोग रह रहे हैं उन्हें मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेक्टेयर की ज़मीन दी जाएगी ऐसे फॉरेस्ट ड्वेलर को जो वहाँ पे रह रहा है। तो एक तरह से इनके पास ओनरशिप होगी लैंड की, ये याद रखना है, सिर्फ लैंड की, 4 हेक्टेयर लैंड की ही इनके पास ओनरशिप होगी। ओनरशिप इज़ ओनली फॉर लैंड होगी, यानी कि जो भी इट्स एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड बाय द कंसर्न फैमिली, मतलब इस पे क्या है, वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इस 4 हेक्टेयर की लैंड पे रह सकते हैं या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कृषि वगैरह कर सकते हैं इस लैंड पे। तो इसका मतलब ये है कोई नई लैंड, नो न्यू लैंड्स आर ग्रांटेड, मतलब कोई नई भूमि उन्हें नहीं दी जाएगी फॉरेस्ट ड्वेलर को, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल ट्राइब जो रह रही हैं उनको कोई नई लैंड नहीं दी जा रही। जितनी लैंड पे वो रह रहे हैं उन्हें मैक्सिमम 4 हेक्टेयर लैंड दी जाएगी, और बाकी की लैंड फॉरेस्ट एरियाज़ में आएगी, उसको कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज राइट। एक यूज करने का अधिकार है। जो भी माइनर फॉरेस्ट हैं, प्रोड्यूस हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे गोंद हो गया, गोंद गम, जो पेड़ वगैरह पे गोंद लगता है, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, या लकड़ी झड़ गई हैं टूट के, ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनको यूज करने का अधिकार है। मतलब इन पे ऑनरशिप का राइट होगा, एक तरह से मालिकाना हक होगा जो जंगलों में वहाँ पे लोग रहते हैं। और यूज करने का अधिकार में ग्रेजिंग एरियाज भी आते हैं, पशु चरा सकते हैं, या पेस्टो लेजिस्ट रूट, मतलब अपने पशु वगैरह अगर लेके जाते हैं वहाँ से, तो ये सब राइट दिए जाएंगे, अधिकार दिए जा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स। कहने का मतलब ये है रिहेबिलिटेशन करना है। अगर किसी भी आदमी को फॉरेस्ट से, जंगल से इलीगल इविक्शन किया है, अवैध तरीके से निकाला गया, इविक्शन का मतलब है निकालना, और इलीगल का मतलब अवैध तरीके से, जंगलों में वो पहले रहता था लेकिन उसे अवैध तरीके से निकाल लिया, फॉरेस्ट अथॉरिटी जो वहाँ पे हैं उन्होंने निकाल दिया उसको। या फिर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, ज़बरदस्ती उसका दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया कि आप यहाँ पे मत रहो, दूसरी जगह पे रहो, तो उनको क्या है बेसिक एम्यूनिटी दी जाएंगी ऐसे लोगों को जो निकाले गए हैं अवैध तरीके से, और जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से उनको अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। यही मैनेज करने का, उन्हें प्रबंध कर सकेंगे फॉरेस्ट का, प्रोटेक्ट कर सकेंगे फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, कोई भी जंगली जानवर का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन क्या है, मतलब कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको ये राइट अधिकार दिए जाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्शन 2 क्लाउज सी है, ये कहता है कि किसी को भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, अगर किसी को क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब किसी को माना जाएगा कि ये शेड्यूल ट्राइब है और फॉरेस्ट में रहती है, अनुसूचित जनजाति में आता है और फॉरेस्ट में भी रहता है, निवासी है, जंगल का निवासी है, तो वो तब माना जाएगा। 3 कंडीशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, 3 कंडीशन है कि वो 3 कंडीशन फुलफिल करेगा तब उसको माना जाएगा एज ए मेंबर या कम्युनिटी। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली जो हमने वो इमेज में देखी थी वही हम रिवाइज कर रहे हैं। पहली कंडीशन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहली कंडीशन है कि वो शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, भारत के कानून के हिसाब से वो क्या है, शेड्यूल ट्राइब में आना चाहिए, अनुसूचित जनजाति में, उस एरिया में रहता हो, तो उसे वेयर राइट इज क्लेम्ड, जहाँ पे वो अधिकार मांग रहा है ना जंगल का, वहाँ पे वो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर हो, शेड्यूल ट्राइब में आता हो उस एरिया में। नेक्स्ट है, देखो इसका मतलब ये उस एरिया में शेड्यूल ट्राइब आना चाहिए, कहने का मतलब ये
बहुत बार ऐसा होता है, कोई कम्युनिटी है, कोई जाति के लोग है, मान लो ए जाति का लोग है, ये मान लो राजस्थान में तो ये ओबीसी में आता है, अदर बैकवर्ड क्लास में, लेकिन कर्नाटक में मान लो ये एससी कैटेगरी में आता है, शेड्यूल्ड कास्ट में, या किसी और स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है। तो स्टेट लेवल पे, रीजन पे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे अलग अलग कम्युनिटी क्या है, अलग अलग कैटेगरी में आती है। समझ गए? तो ये सोशली और एजुकेशनली बेस्ड पे जो बैकवर्ड होता है उस पर डिफाइन करते हैं हम। तो ये उस एरिया में जहाँ पे वो राइट क्लेम कर रहा है, जहाँ पे वो चाहता है मुझे फॉरेस्ट में अधिकार चाहिए, वहाँ पे वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आना चाहिए। नेक्स्ट है कि वो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट लैंड पे जो जंगल है वहाँ पे 13 दिसंबर 2005 से रहना चाहिए, प्राइमरी रेसाइडेड होना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए। 13 दिसंबर 2005 से पहले वो रह रहा हो वहाँ पे। नेक्स्ट है कि वो फॉरेस्ट पे और फॉरेस्ट लैंड पे डिपेंड भी हो, जो उसकी लाइवलीहुड नीड है कि अपना जीवन यापन उसका जंगल पे डिपेंड हो, जंगल से गम वगैरह लाता है या लकड़ी लाता है, फूल पत्ते कुछ लाता है, फल लाता है, उन्हें बेचता है, उसकी जीवन यापन उसी पे डिपेंड हो। तो ये 3 कंडीशन है किसी को भी अधिकार देने की। 2 कंडीशन हो रहे भाई साहब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए, जो मान लो शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आता, फॉरेस्ट ड्वेलर नहीं है, अदर ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनली वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर नहीं है, जंगलों में नहीं रहता, उसको भी अधिकार दिया जा सकता है अगर वो शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आता है। उसको अधिकार देने के 2 कंडीशन है। एक तो पहली ये कि वहाँ पे वो जंगल में उसकी 3 जनरेशन से रह रहा हो, अब खुद रह रहा हो, उसका बाप रहा हो, उसका दादा रहा हो, समझ गए, फादर ग्रैंड फादर रह रहा हो, मतलब लगभग 3 जनरेशन से रह रहा हो, या 75 सालों से, पिछले 75 सालों से उसकी फैमिली वहाँ पे रहती आ रही है 13 दिसंबर 2005 से पहले, तो उसको राइट दिए जाएंगे। ये अधिकार सारे जो ये हैं, 4 हेक्टेयर की लैंड देना और उसे ग्रेजिंग राइट देना, ये सब अधिकार उसको भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया कि उसकी लाइवलीहुड भी फॉरेस्ट पे या फॉरेस्ट लैंड पे डिपेंड हो, तो ये है जो शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आता उसके लिए कैटेगरी। समझ गए? अब है कि रिकॉग्निशन कौन करेगा, ये क्राइटेरिया क्या है कि कौन अधिकारों का पहचान कौन करेगा कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये फॉरेस्ट में रहता है नहीं रहता। ये अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को। ग्राम सभा या विलेज असेंबली, ग्राम सभा होता है जैसे मान लो कोई विलेज है, गांव में इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के साथ साथ जो ऐसा आदमी है जिसको वोट देने का अधिकार है गांव में, मतलब 21 ईयर से, मतलब कितने का अधिकार होता है, 18 साल को वोट देने का अधिकार होता है। तो 18 साल से सारे ऊपर के नागरिक, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, मैन हो चाहे वुमन हो, सब ये सब किस में आते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। तो याद रखें ग्राम सभा में सिर्फ सरपंच या पंच नहीं आते हैं, सारे लोग आते हैं जो 18 साल से ऊपर है और जिनको वोट देने का अधिकार है उस विलेज में। तो उस विलेज के वो हो जाएगी ग्राम सभा या विलेज असेंबली। तो ये देखो यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्राम सभा में कौन आता है, तो याद रखना आपको 18 साल से ऊपर जिनको राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, वो आएंगे। तो ये अधिकार भी इन्हीं को दिया गया है जो विलेज के पास, मतलब विलेज में रह रहे हैं, जंगल है जहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे कोई गांव है और ग्राम सभा है जो उस गांव की, विलेज की, उनको पावर है, वो रिजोल्यूशन इनिशिएट करेंगे। सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे इन्हें पहचानने की, हाँ ये हमारे यहाँ गांव में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, तो इनको अधिकार दिया जाए। उसके बाद जब ग्राम सभा रिजोल्यूशन पास कर देगी, ये भेजेगी सब डिविजनल लेवल पे, और उसके बाद जो तालुक होता है ना, ब्लॉक लेवल, सब डिविजनल तहसील लेवल पे भेजेगी, और फिर उसके बाद जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 3 लेवल पे ये आइडेंटिफाई होगा। फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, स्क्रीनिंग कमेटी होगी, कुछ मेंबर होंगे इसमें, 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट के ऑफिसर, एक फॉरेस्ट से आएगा जंगल अधिकारी, एक रेवेन्यू ऑफिसर, एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आएगा, ये 3 अधिकारी आएंगे। और 3 आएंगे इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए, जिनको लोगों ने चुना है, लोकल बॉडीज से आएंगे, जैसे मान लो विलेज से पंच आ गया, ब्लॉक लेवल से आ गया एक पंचायत समिति का मेंबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ गए, तो ये 3 मेंबर इलेक्टेड मेंबर आएंगे इस स्क्रीनिंग कमेटी में, तो ये फाइनल डिसीजन लेंगे। और फाइनल चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे यूपीएससी पूछ चुका है, वो ये सिर्फ इतना पूछा था, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये टर्म कौन से एक्ट में यूज की गई है, तो ये यूज की गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, 2006 में। तो ये डिफाइन की गई है इसमें कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये बस था इस पूरे न्यूज़ मतलब वीडियो में।